नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं आज। कौन सा अध्याय है हमारा? 2। गणित में आज हम लोग कक्षा 10 जो गणित है हमारी, उसका अध्याय 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है? बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुपद से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले जानना होगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसे जानने के लिए हमें जानना होगा चर और अचर। चर और अचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें बहुपद जानने के लिए हमें जानना, मतलब इस पार्ट में जो जो पढ़ना मैंने टॉपिक सब नोट कर रखा है, देख लीजिए। बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार दो आधारों पर, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर। बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ग्राफ रैखिक बहुपद का क्या होगा, द्विघात बहुपद का क्या होगा, शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या होगा, यह होगा द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, और त्रिघात के लिए भी जान लेंगे, त्रिघात वाला पूछेगा नहीं बोर्ड में। द्विघात व त्रिघात समीकरण कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुपद कैसे लिखेंगे। सॉरी, समीकरण नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, हमें बहुपद पढ़ना है, अभी समीकरण नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद है विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ना है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, यानी किसके लिए? बहुपद के लिए। ठीक है, तो चर, जो चर होता है इससे अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो जो चर होता है इसका मान बदलता रहता है, जैसे यक्स। यक्स की कोई स्थिर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे यक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, जो भी मन कहे वो हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1, 2, 3, तो यह सभी क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे, क्योंकि अब 1 की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, 1 का कोई और मान नहीं हो सकता, 2 का कोई अलग और मान नहीं हो सकता, 3 का कोई अलग मान नहीं हो सकता, इसलिए ये कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक, और ये क्या है? चर, यानी वेरिएबल्स हैं। अगर यक्स है, सामान्यतः जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके प्रारंभिक जो लेटर हैं, यानी ए, बी, सी और बाकी सब, इस तरह से शुरू के कुछ वर्ड से हम अचर पद को डिनोट कर लेते हैं, अचर को डिनोट कर लेते हैं, और अंत में जैसे यक्स है, वाई है, जेड है, इन सभी चीजों से हम लोग किसको डिनोट कर लेते हैं? चर को। यह कोई परंपरा नहीं है, आप ऐसे ही जाने थोड़ा सा, क्योंकि मैथ में ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो चर मतलब वेरिएबल अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसके मान स्थिर नहीं होते हैं, कभी भी कोई भी मान आ सकता है। ठीक है, अचर का मान स्थिर रहता है, इसका अलग कोई मान नहीं आ सकता। अगर 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है, और 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला हेडिंग है, पहली हेडिंग जो है बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह होता क्या है, आइए बात करते हैं। तो कुछ चर और अचर जो राशियां हैं, उनके योग और अंतर, गुणन, भाजन आदि की जो क्रियाएं करने से जो हमें पद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा पहले, जैसे मैंने लिख दिया यक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 2, यक्स क्या है? चर है, और 2 क्या है? अचर है। तो ये इन दोनों के योग से या गुणन से, भाजन से जो मिलता है, हमें क्या कहते हैं? उसे बीजीय व्यंजक। तो यह एक बीजीय व्यंजक है। यक्स की पावर करड़ी में यक्स प्लस 2, या इसी को लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2 प्लस 2। ठीक है, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। यह बहुपद नहीं है, बहुपद के बारे में भी बात करेंगे। यह बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, यह बहुपद भी है और व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो है और उसके साथ साथ बहुपद भी है। ठीक है, अभी बात करेंगे, जब दोनों बात कर लेंगे बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है, तब हम बात करेंगे, एक आपको वृत्त बना के दिखाएं कैसे कौन क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहां जानिए, केवल आपका यह क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि चर है और अचर है, दोनों के योग से बना है। अगर मैं कहूं 2x लिखा है, तो क्या है? चर है, और क्या है? यहां चर है और यहां अचर है, दोनों के गुणन से बना है। ठीक है, यह भाजन भी हो सकता है, 2/x लिखा हो या x/3 लिखा हो, यह सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। अगर लिखा हो यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर है, प्लस है, 2 × x यहाँ गुणन भी है। ठीक है, तो यह भी क्या है? बीजीय व्यंजक है।
ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशियों से मिलकर बना होगा, चर और अचर राशियों से मिलकर बना होगा। और क्या होगा? उनके गुणन, भाजन, अंतर, और क्या होता है? गुणन, भाजन, अंतर और योग आदि की क्रियाओं से जो हमें पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए परिभाषा मैं लिख देता हूं, लिखेंगे क्या? तो कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग अंतर, गुणन व भाजन संक्रियाओं द्वारा, यह गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन? योग, अंतर, गुणन और भाजन व भाजन की संक्रियाओं द्वारा बने व्यंजक को, या लिख सकते हैं पद को, बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में लिख लेते हैं यक्स प्लस 1, यक्स की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, और लिख सकते हैं 6 यक्स। 5 भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें भी यक्स छिपा है, यक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यह भी लगा सकते हैं और ईटीसी लिख देंगे। ठीक है, ईटीसी का फुल फॉर्म अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, और जानने की जरूरत है भी नहीं। इसको बोलते हैं इट सेटेरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इट सेटेरा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन व भाजन संक्रियाओं द्वारा बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर अचर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने 5 कहा, इसमें आप कहेंगे चर कहाँ है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यक्स की पावर 0 इंटू में करके, तो यह चर हो गया। तो इसलिए यह जो भी हम परिमेय संख्या लिखेंगे वह सभी क्या हो जाएंगे? बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमें जो पढ़ना है वह है बहुपद। तो बहुपद ना कुछ बीजीय व्यंजक में ही बहुपद होते हैं। ठीक है, तो आइए बहुपद की बात कर लेते हैं। बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद क्या होते हैं? तो ऐसे बीजीय व्यंजक। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एक बात करता हूं, यहां पे देखिए, मान लेते हैं लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह एक बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है। बहुपद के साथ पहले तो यह बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। इसमें कुछ बातें जाननी है। यह हो गया हमारा चर। क्या हो गया? चर। इन चर के आगे जो लगा रहेगा, यानी अभी मैंने बोला था ABCD, ठीक है, इन्हें कहेंगे गुणांक। यानी अगर कोई पूछे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप कहेंगे a, ठीक है, और मैं पूछूं यक्स का गुणांक कितना है तो b, तो यक्स का गुणांक कितना है? b। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। और c को क्या कहेंगे? इसमें कोई चर पद नहीं है, इसलिए इसे अचर पद या अचर पद का गुणांक बोल देते हैं। अचर पद गुणांक, ठीक है, यह भी गुणांक है एक तरह से। यहाँ पे कोई चर नहीं है, अचर पद बोल देते हैं साधारणतः। ठीक है, तो यह हो गया यक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यक्स का गुणांक b है, और c क्या है? अचर पद है। ठीक है, इस तरह से हमने यह द्विघात समीकरण लिखा। अभी बात करेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अभी के लिए केवल मुझे समझाना था गुणांक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है गुणांक? तो किसी चर राशि के साथ जो गुणांक मतलब गुणे में जो चर लगा होता है उसे हम गुणांक बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए, बहुपद कहते किसे? बहुपद कहते किसे हैं? यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, तो यह जो a b c आ रहे हैं, a b c, ये जो भी हैं, जितने भी गुणांक आएंगे, इन गुणांकों का वास्तविक होना चाहिए। पहली बात तो यह क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। इनका वास्तविक होना अनिवार्य है। और जो यहाँ घात आ रही है, जैसे यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यक्स की पावर 0 है। ठीक है,
तो यह जो घात होगी, चर की घात, ध्यान दीजिएगा, जो चर की घात, दो बातें जाननी है बहुपद के लिए। तो सबसे पहले जानना है गुणांक के बारे में। गुणांक जो होगा वह वास्तविक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। और चर की जो घात होनी चाहिए वह ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। और अगर ऋणेतर को हटा दिया जाए तो पूर्णांक यानी कि क्या बच गया? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, केवल ऋण वाला हिस्सा हटा दीजिए पूर्णांक में से तो आपको पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। यानी चर की घात कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0 भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं फिर से बहुपद की। तो बहुपद में दो क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो और सभी गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। समझ गए होंगे यहां पे। आइए लिखते हैं इसको। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर, जिसके प्रत्येक चर की घात ऋणेतर पूर्णांक, यह शब्द याद रखिएगा, पूर्णांक। एक चीज और, यहां पूर्णांक होना चाहिए, बटे उटे में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1/2 भिन्नात्मक रूप नहीं आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। यानी कि आना चाहिए 1/2 ना हो। ठीक है, यानी कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सरल करने पर वह क्या होना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। तो मेन बात यहां पे पूर्णांक याद रखना है और ऋणेतर याद रखना है। ठीक है, तो घात ऋणेतर पूर्णांक हो तथा सभी गुणांक, अब गुणांक समझ रहे होंगे, सभी गुणांक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो तथा सभी गुणांक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। अब देखिए यहां पे, तो सबसे पहले यहां देखिए, घात अगर मैं यक्स की लिखूं तो कितना होगा? 1। तो यक्स की पावर 1 + 1 यानी घात ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे गुणांक जो होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ तो 1 है। तो 1 जो है वास्तविक संख्या है और यह भी एक वास्तविक संख्या है। तो यानी कि यह वाला जो बीजीय व्यंजक है यह एक बहुपद भी है। अब दूसरे की बात करते हैं, यक्स की पावर 1/2 + 1। अब देखिए, पहली बात तो घात की जब बात करेंगे चर की, तो यहाँ पे ऋणेतर होना चाहिए। पहली बात तो ये ऋणेतर है क्योंकि ऋण आया नहीं है। ऋण के इतर, ऋणेतर मतलब ऋण के इतर, यानी ऋण के अलावा कोई भी चलेगा। लेकिन कह रहा कि पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, ध्यान देंगे, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखिए, 6x, क्या यह बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 एक वास्तविक संख्या है और यक्स एक क्या है? यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक ऋणेतर पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। और कोई भी अगर आप परिमेय संख्या लिख लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लिख लेते हैं, अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं, यानी वास्तविक संख्या कोई भी लिख लेते हैं, तो भी वह क्या होती है? एक बहुपद होती है, क्योंकि इसमें चर की घात 0 छिपी होती है। चर की घात 0 छिपी होती है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो 7 गुणे किसी की पावर 0 का मान 1 आता है और यह मिल जाएगा 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शर्त क्या है? बीजीय व्यंजक जो है, बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की शर्त क्या है? सभी गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। 7 एक वास्तविक संख्या है। घात ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर, ऋण को छोड़कर कोई भी हो, 0 1 2 3, तो घात भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 7 भी एक क्या है? बहुपद है। कभी कभी पूछ लेगा कोई लेगा तो 0 क्या है? 0 एक बहुपद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बहुपद है, 0 एक बहुपद है, 0 एक बहुपद है, ध्यान देंगे। तो 0 भी एक बहुपद है। ठीक, यहां पे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, यहां पे आदि लगाकर। थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए। एक बात और, यानी मैं कह सकता हूं कि बीजीय व्यंजक में ही कुछ लोग क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर गोला बनाऊं तो किसका बनेगा? बीजीय व्यंजक का।
किसका बनेगा? बीजीय व्यंजक का। इसी में कुछ क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो बीजी यानी कि मैं कह सकता हूं सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो दोनों शब्द पहले दोनों परिभाषाएं समझ लेते हैं एक बार फिर से। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? तो कुछ निश्चित चर, और चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है, अचर जिसका मान बदलता नहीं है। तो कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन व भाजन की संक्रियाओं द्वारा, गुणन भाजन संक्रियाओं द्वारा बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, जैसे यह लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो तथा सभी गुणांक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। एक एग्जांपल्स में और पूछ देता हूं यहां पे। अगर मेरे सामने लिखा करड़ी में -3 गुणे यक्स, क्या यह एक बहुपद है? या फिर और भी बढ़ा लेते हैं, +1 भी कर लेते हैं, क्या यह एक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि शर्त में हमारा होना चाहिए जो गुणांक हो वास्तविक संख्या हो, और माइनस करड़ी में 3 एक कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो संख्याओं वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, देखिए तो माइनस करड़ी में 3 इंटू यक्स प्लस 1, एक काल्पनिक यहाँ पे आ गया गुणांक, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो आप पहले इसको उतार लीजिए। चलिए, तो पूरा उतार लीजिए जल्दी से, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा बहुपद के मानक रूप के बारे में जाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर पहचान लेते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है, इतनी बात करते हैं, पहले बहुपद बताइए कौन कौन बहुपद है। क्या यह बहुपद है? तो चर की घात ऋणेतर पूर्णांक है और गुणांक जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर की घात जो है ऋणेतर पूर्णांक ना होकर ऋण हो गई है। यहाँ पे ऋणेतर पूर्णांक आना चाहिए था, लेकिन ऋणेतर पूर्णांक नहीं आया है, ऋण वाला ही आ गया है, ऋण की इतर नहीं है, यह ऋण ही है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा -2 आ रहा है तो ऋणेतर नहीं है, ऋणेतर नहीं है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक होना ही नहीं चाहिए घात किसी चर की, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यहां पे देखेंगे बहुपद है कि नहीं, तो x²। और यह बताइए करड़ी में 3, करड़ी में 3 यह पूर्णांक, क्या यह वास्तविक संख्या है? करड़ी में 3 बिल्कुल है, करड़ी में 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन माइनस करड़ी में 3 लिखा हो तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो यह वास्तविक संख्या है, इसलिए अब वास्तविक संख्या यह है, गुणांक वास्तविक संख्या है। यहाँ 1 छिपा होगा वह भी वास्तविक संख्या होगा। अब घात पे ट्राई करते हैं कि क्या घात जो है ऋणेतर पूर्णांक है। यहाँ घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और 1 और 2 कैसी संख्याएं हो जाएंगी? यहाँ पे ऋणेतर पूर्णांक हो जाएंगी, और यहाँ पे इसका मतलब यह बहुपद है, यहाँ पे यह बहुपद है। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तब देखेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x² और प्लस करड़ी का नियम लगा दूं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में यक्स, या करके लिख सकता हूं x² प्लस करड़ी में 3 और गुणे यक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं। आपको यह घातांक में और करड़ी में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो करड़ी की पावर 1/2 हो गई। क्या यह ऋणेतर पूर्णांक है? ऋणेतर तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां से आप पहचान सकते हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अब बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का हमारा तीसरा नंबर आ गया, बहुपद का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या होता है? अगर किसी चर, मतलब चर जो है आपके बहुपद में जो चर है, उसको अगर मैं उसकी घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखता चला जाऊं, तो वह जो हमें पद मिलेगा, जो नया बीजी व्यंजक मिलेगा यानी बहुपद मिलेगा, उसे बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे समझते हैं पहले तब लिखते हैं। मैंने लिख दिया
ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया है, यहां पे चर की घात 1 होगी, यहां चर की घात 2 लिखी है, यहां कुछ नहीं है तो चर की घात 0 होगी। अब इन्हीं पदों को उनमें आने वाले चर की घात के आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया जाए तो हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी घात अगर लिखें तो एक लिख सकते हैं आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग आर्डर। क्या लिख सकते हैं? असेंडिंग आर्डर। या फिर लिख सकते हैं डिसेंडिंग आर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है, रोहू क्रम नहीं है। ठीक है, देखिए अब आरोही क्रम की बात करते हैं। अगर मैं घात को यहां पे किसको लिखना है? आरोही, घात के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? घात के आधार पर। अगर मैं इसे लिखना चाहूं ऊपर वाले को, आरोही माने छोटे से बड़ा, आरोही माने असेंडिंग, असेंडिंग माने छोटे से बड़े की ओर जाना, तो सबसे छोटा कौन? सी। अगर यहाँ पे x की घात 0 है तो इसका मतलब सी ही लिखेंगे ना। यहाँ पे मैंने इसको लगाया था क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब घात 0 होगी, तो इसको लिख सकता हूँ सी केवल। और यहाँ पे फिर पहली घात आ जाएगी ax, फिर कौन आ जाएगा? bx स्क्वायर। तो यह भी एक मानक रूप है। दूसरा इसका मानक रूप अवरोही क्रम, जो कि सामान्यतः प्रचलन में है, प्रचलन में यही है अवरोही क्रम वाला। तो सबसे पहले छोटी घात, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ी घात, फिर छोटी घात की ओर बढ़ेंगे। अवरोही माने होता है बड़े से छोटे ओर आना। ठीक है, तो यह देखिए अगर मैं एक पर्वत बनाऊं तो पर्वत पे इस तरह से चढ़ना होता है आरोही, नीचे आना होता है अवरोही, तो यह हो जाएगा आरोही और यह हो जाएगा अवरोही। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे। अब देखिए सामान्य में प्रचलन में कौन है? अवरोही वाला। तो सबसे पहले बड़ी घात वाला तो बी एक्स स्क्वायर, फिर इससे छोटी यानी एक घात वाला ए एक्स, और एक लिखा हो तो घात लिखते नहीं है, और 0 होगा तो उसको तो लिखते ही नहीं है, चर की चर भी नहीं लिखते हैं उसका, तो यहाँ सी है यानी घात 0 होगी, तो यह हो जाएगा। प्रचलन में यही रहता है, तो आपको अवरोही क्रम ज्यादातर लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहता है कि आरोही अवरोही क्रम लिखिए, मानक रूप लिखिए, तो आपका दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर की घातों के घटते या बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है, समझिए एक बार, मैं लिख दूं परिभाषा के रूप में। किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर की घात को, चर की, किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको या तो अवरोही में लिख देना है तो आरोही, तो सबसे सुटेबल आपका अवरोही होता है, तो अवरोही का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मेरे पास है, यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, यह मैंने मानक रूप में ही लिखा है क्योंकि पहले बड़ी घात है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि अवरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, अगर मैं यह वाला हिस्सा यहां लगा दूं तो अब मानक रूप में नहीं है, तो इसका लिखेंगे का मानक रूप। का मानक रूप क्या क्या होगा? तो या तो 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, या छोटे से बड़ा की तरफ जाइए 3, यानी घात के आधार पर लिखना है, घात के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, घात के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में लिखना, तो लिख सकते हैं 3, फिर कौन? x प्लस कौन? 5x स्क्वायर, यह हो जाएगा मानक रूप। दोनों में से कोई भी सही है, मतलब दोनों भी सही है, दोनों ही सही है, या इसमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर इस्तेमाल यह करना है। तो मानक रूप समझ में आ गया होगा। किसी बहुपद को कैसे लिख देना? उसमें आने वाले चर की घात के अवरोही, यहां पे लिख लीजिएगा फिर से, किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर की घात के
आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यह लिखकर आपको दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मानक रूप के बाद हमें पढ़ना बहुपद की घात। बहुपद की घात, आइए इसी पे समझते हैं, इसी स्लाइड पर। तो बहुपद की घात अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बहुपद की घात से क्या तात्पर्य है। तो किसी बहुपद में आपको पता है चर और अचर आते हैं, उसमें जो चर आएगा उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब यहां बताइए चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद की घात कितनी आएगी, 2। उदाहरण के लिए मेरे पास है x² + 1 में बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात कितनी होगी, तो 2। कितनी होगी, 2। बहुपद की घात का मतलब होता है सभी चरों की घात नहीं, केवल सबसे बड़ी घात वाला, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम कहेंगे बहुपद की घात। अगर मैं लिख दूं x³ + 3x + 1 में बहुपद की घात बताइए, तो 3 यहां पे देखिए x की पावर सबसे बड़ी जो घात है x की सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, तो यहां बहुपद की घात कितनी होगी, 3। अगर मैं केवल कोई परिमेय संख्या लिख दूं या फिर कोई वास्तविक संख्या लिख दूं तो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होगी। मैंने कहा था कि अगर 7 लिखा हो तो इसमें x की पावर 0 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि वह फिर 7 ही आना है। तो अगर कोई भी इस तरह से लिखा हो तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात 0 होगी, यानी बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। तो मैं इसे हटा देता हूं, यहां से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात 0 होगी, तो यानी बहुपद की घात 0। नोट में क्या जानेंगे, शून्य बहुपद की, देखिए अगर केवल शून्य लिखा हो तो इसे शून्य बहुपद कहा जाता है, केवल शून्य हो, क्योंकि इसमें भी तो 0 लिखकर x की पावर 1 कुछ भी गुणा करेंगे 0 ही होना है। तो यह देखिए क्या हो गया, यह है एक वास्तविक संख्या और यह क्या है, यानी आपका यह हो गया अचर, सॉरी यह क्या हो गया, अचर, और यह क्या हो गया, अचर, और इसमें क्या हो गया, गुणन। ठीक है, और घात कुछ भी रखेंगे 2 3 कुछ भी रखेंगे, बाद में 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो यह एक बहुपद है और इस बहुपद को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। तो अभी बाद में आना है बहुपद के प्रकार, जब हम पढ़ेंगे तो शून्य बहुपद आएगा नाम। तो अभी जान लेते हैं इससे शून्य को केवल क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, और इसकी कोई घात नहीं होती, यह याद रखेंगे, इसकी कोई घात नहीं होती। तो 0 पॉलिनोमियल की कोई घात नहीं होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, यह नोट है आपका। तो 0 यानी शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, यह नोट यहां पर मैंने चिपका दिया है, आप यहां पर लाके लिख लेंगे। ठीक है, स्टार जहां लगा है। ठीक, तो 0 यानी शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहां पे एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो जो बहुपद है उसको किस प्रकार से लिख देना, जो चर आया है उसमें उसकी घात के अवरोही या आरोही क्रम में लिख देना, कहलाता है बहुपद का मानक रूप। यानी कभी घटते से बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, या तो फिर बढ़ते से घटते क्रम में लिखिए, या फिर घटते से बढ़ते क्रम में लिखिए। बहुपद की घात किसको चुनना है, जो बहुपद में चर होगा उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसे बहुपद की घात कहते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आगे देखिएगा। अब ये उतार लीजिएगा और फिर हम आते हैं बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार पर देखिए, तो अब आना है बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा किया जाता है घात के आधार पर। तो एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आता है, देखिए प्रकार तो कई बन जाएंगे, जितना आप बनाएंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, जो भी होगा बनता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ मुख्य लिख लेते हैं। जैसे एक पद अगर आता है तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, दूसरा आता है, थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि उदाहरण इसके नीचे लिख सकें। दूसरा देखिएगा, द्विपदी बहुपद। अब इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। तीसरा त्रिपदी बहुपद, इसको बोलेंगे ट्रिनोमियल या ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और एक देखिए, और भी बहुत से बहुपद आप बना सकते हैं, चार पदी, पांच पदी, ठीक है, लेकिन अब यहीं पर लिख लेते हैं एक शून्य बहुपद। और इसका क्या नाम हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, आगे बढ़िए, यहां पे आ जाते हैं बहुपद के प्रकार में घात के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए, एक घात जिसमें होती है चर की सबसे बड़ी घात अगर एक है ना, तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉली लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। पॉलिनोमियल यानी पॉली से क्या हो गया? पॉलिनोमियल। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। और इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार चार घात वाला भी लिख सकते हैं, पांच घात वाला लिख सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में संतुष्ट हो जाइए। ठीक है, चार घात आएगा तो बोलेंगे बाई क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं पदों की संख्या के आधार पर, तो कई पद बन सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने चार पद तक लिख लिया, मतलब तीन पदों तक मुख्यतः लिखा है और एक शून्य बहुपद को शामिल कर दिया। घात के आधार पर मुख्यतः तीन लिखे हैं और भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। अब यहां पे आपको पहले ही बताया जा चुका है, पदों को, यानी कि अगर कोई बीजीय व्यंजक लिखा है, कोई बीजीय व्यंजक लिखा है या फिर बहुपद लिखा है, तो उसे पदों में विभक्त करने वाले दो चिन्ह होते हैं, प्लस या माइनस। ठीक है, पदों में बांटने वाले कौन होते हैं? प्लस या माइनस। अगर मैं बात करूं कि क्या गुणे और भाग भी, यानी कि मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है, यह भी आपके पद को विभाजित करता है, तो यह पद में नहीं बांटता है, किसी बीजीय व्यंजक को पदों में नहीं बांटता है, यानी केवल दो चिन्ह है। जैसे मैं लिखूं 3x, तो आप कहेंगे एक पद है, क्योंकि यहां बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 3 + x, अब दो पद हो गए। कितने पद हो गए? दो पद हो गए। अगर मैं लिख दूं 4x + 3, अब आप कितना कहेंगे? आप कहेंगे यहां एक पद हो गया, यह हो गया एक पद, यानी दो पद। मैं लिख दूं 4x + 3 + x लिख दूं, तो कितने पद हो जाएंगे? सबसे पहले यह याद रखना होगा कि सरल करने के बाद जो बचेगा वह,
अगर मैं कहूं यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे तो यह 5 यक्स हो जाएगा प्लस 3, यानी मुख्यतः कितने पद आ रहे हैं? 2 पद। मुख्यतः कितने पद आ रहे हैं? 2 पद। इसी प्रकार से देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स प्लस 1 कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे लिख दूं, बस इतना ही रहने देता हूं। अब बताइए कितने पद हैं? तो यहां पे भी 3 पद हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पदों में डिवाइड, अगर पदों में बांटने की बात आती है तो वह कौन बांटते हैं? 2 ही चिन्ह बांटते हैं किसी बीजीय व्यंजक को, प्लस और माइनस, गुणे और भाग नहीं बांटते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करते हैं। तो एक पदी बहुपद क्या किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं 3 यक्स या केवल यक्स। ठीक है, 7 भी एक बहुपद है। ठीक है, 0 भी एक बहुपद है जिसका स्पेशल नाम, एक पदी बहुपद है जिसका स्पेशल नाम क्या रख दिया जाता है? शून्य बहुपद। अच्छा, एक पदी बहुपद नहीं है, उसे आप कई बहुपद में बना सकते हैं, जैसे ए एक्स की पावर 0, ए एक्स की पावर 2, यहाँ 0 गुणे यक्स स्क्वायर, 0 गुणे यक्स और फिर 0। बस 0 बहुपद जो होता है उसमें सभी गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं। सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो यह आप केवल जानेंगे, इसका स्पेशल नाम रखा गया है इसीलिए शून्य बहुपद। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। और क्या यक्स प्लस 1 एक पदी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 पद हो गए। तो आदि लगा सकते हैं और भी बहुपद बन जाएंगे। ठीक है, आदि। ठीक, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे अभी लिखा था यक्स प्लस 1, 3 यक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 यक्स प्लस 4 लिख दें। ठीक है, यह हो गया। ETC लिख देते हैं, यानी आदि हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। एग्जाम्पल में 1 लिख देते हैं, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यानी कितने पद हैं? 3 पद हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और इसकी कोई घात नहीं होती है, तो स्टार बना के लिखेंगे, इसकी कोई घात नहीं होती, जो कि पीछे बताया जा चुका है। इसकी आप पहले यह लिख लीजिए, इसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। इसके सभी गुणांक शून्य होते हैं तथा शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। कोई घात नहीं होती। ठीक है, यह रहा आपका पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पद वाला रहेगा तो एक पदी, द्विपद वाला रहेगा तो द्विपदी, 3 पद वाला रहेगा तो त्रिपदी। ठीक है, अब देखिए आते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की, किसकी बात करते हैं? रैखिक बहुपद की। तो अगर हमें बहुपद की घात यानी चर की सबसे बड़ी घात क्या मिलती है? 1। रैखिक का मतलब हो जाता है 1। ठीक है, द्विघात में हो जाएगा घात 2, यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर यक्स, तो यक्स में चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 1। ठीक है, और 1 लिखते नहीं है घात के रूप में। ठीक है, इसके बाद यक्स प्लस 1 लिख दूं तो भी चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। ठीक है, चर यहाँ यक्स है, यक्स की सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं यक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, या यहां पे लिख दूं 4 यक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब यहां पे घात सबसे बड़ी घात 2 हो गई, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, यहां पे घात का कितना होना जरूरी है? सबसे बड़ी घात का 1 होना जरूरी है। तो 4 यक्स प्लस 3 क्या यह है? चर यक्स है, तो यहाँ पे यक्स की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक, आगे देखिए द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, मैं परिभाषा केवल बोल रहा हूं, आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, अच्छे से। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल कहते हैं, और यही हमारा मूल्य है जो हमें 10th में अध्ययन करना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसका एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे देखिएगा
अब ये लिख सकते हैं आप लोग यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे चर की घात 1 भी है 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ी की बात हो रही है तो 2 है सबसे बड़ा, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया तो चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अगर मैं बात करूं त्रिघात बहुपद की तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, बाकी कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चर की सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं मानक रूप की। आप मानक रूप आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, तो रैखिक बहुपद के मानक रूप की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने यह एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा मानक रूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप मानक रूप की बात करते हैं, हमें मानक रूप की बात करनी होती है तो रैखिक बहुपद की, द्विघात बहुपद की और किसकी, त्रिघात बहुपद की। सामान्यतः देखिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, रैखिक बहुपद का। ax प्लस बी होता है इसका मानक रूप, ax प्लस बी। बहुविकल्पी में कभी कभी यह बोर्ड में पूछ देता है एक नंबर का, रैखिक बहुपद का मानक जो स्वरूप होता है वह क्या होता है। उल्टा भी लिख सकता है क्योंकि आरोही भी हो सकता है अवरोही भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका होता है मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात बहुपद का हो गया, ठीक है। इसके बाद त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ये एक्स क्यूब, क्योंकि त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 3, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह हो गया त्रिघात बहुपद का मानक रूप। चतुर्घात का पूछेगा, यानी चतुर्घात का पूछेगा तो ये एक्स की पावर 4 से शुरू हो जाएगा, बस एक एक घात घटाते चले जाएंगे। अब आप देखिए यहां पे हमने लिख लिया मानक रूप, ठीक है, तो यह हो गया मानक रूप। जैसे कभी कभी दे देता है कि आपको लिख के दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 2, यह कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, कहेगा इसे मानक रूप में लिखिए, को मानक रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ax स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला भाग 3x स्क्वायर, फिर लिखना होगा bx यानी x वाला भाग, तो इसमें तो है ही नहीं, यानी जो नहीं है उसकी घात 0 होगी चर की, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकता हूं नहीं, और यहां पे लिख सकता हूं बिल्कुल। और यहां पे एक चीज थोड़ा सा रुकिएगा, x की पावर 0 नहीं, हमें लिखना है x केवल लिखना है, तो x लिख दूंगा और इसकी घात 1 होगी, अभी छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, प्लस 2 लिख लूंगा। अब तो यह हो गया, लेकिन यहाँ पे यह होना नहीं चाहिए, अगर मैं x लिख दूंगा तो यह मतलब कि बेकार हो जाएगा ना, यह तो रह ही नहीं जाएगा। इसलिए अगर मैं इसमें 0 का गुणा कर दूं, 0 का गुणा कर दूं, इस रूप का भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा करते ही यह क्या हो जाएगा, 0, और 0 किसी में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि यह एक मानक रूप में चला गया है। यहाँ पे a का मान क्या आएगा, अगर तुलना करें तो a का मान 3 आएगा, b का मान कितना आएगा, 0 आएगा, और c का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से हम तुलना करके कई बार सवाल लगाएंगे तो यह याद रखेंगे, ठीक है। तो हम द्विघात बहुपद से तुलना करके a b c का मान लिखें। तो किसी भी बहुपद को आप मानक रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। जैसे मेरे पास x क्यूब प्लस 1 है केवल, इसको मानक रूप में, यह कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसको मानक रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगा x क्यूब प्लस x लिख देता हूं, x स्क्वायर लिखूंगा पहले, फिर क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, एक मेरे पास अचर पद वाला लास्ट वाला लिख दिया। अगर यह भी नहीं होता तो मैं 0 लिख देता, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, फालतू है मेरे पास, तो 0 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। यहां किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 का, यानी a का मान कितना आएगा, 1, b का मान कितना आएगा, 0, c का मान कितना आएगा, 0, और d का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मैं केवल मानक रूप लिखना सिखा रहा हूं यहाँ पे, इसको यह जरूरी नहीं है, तो केवल यह है मानक रूप, ठीक है। कभी मतलब मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें गायब कर देगा, कहेगा मानक रूप में लिखिए, तो यह हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे केवल इतना ही लिख दे x स्क्वायर को मानक रूप में लिखिए, तो
तो इसका मानक रूप क्या होगा, मुझे पता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ 3x², आप यहाँ पे 3x² लिख देता हूँ, x² भी रहेगा तो भी सही है। 3x² तो मुझे लिखना ही है, फिर लिखना है x वाला, तो यहाँ प्लस लिख लिया और यहाँ लिख दिया x, प्लस कौन लिखना, c। अब c भी मेरे पास नहीं है तो मैं 1 2 3 4 5 तो लिख नहीं सकता, मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, यानी अगर अचर पद भी नहीं है तो उसके लिए क्या करूंगा, 0 लिखूंगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, ठीक है, और यह भी नहीं चाहिए, तो यह तो मैंने 0 पहले से लिखा है। यहाँ पे कैसे हटाएं इसको, तो 0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यह रहा इसका मानक रूप, यानी 3x² का मानक रूप यह रहा। ठीक है, तो यह रहा आपका मानक रूप किसी भी रैखिक समीकरण का, द्विघात समीकरण, सॉरी हम समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो रैखिक बहुपद का यानी लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यह रहे आपके बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर। अगर सबसे बड़ी घात 1 आती है तो रैखिक बहुपद, सबसे बड़ी घात 2 आती है तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात अगर 3 आती है तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब थोड़ा सा जानिए, किसी भी बहुपद को अगर कोई, यहां पे थोड़ा सा मैं, आप लोगों ने उतार ही लिया होगा इसे, अगर मैं बात करूं, अगर कोई बहुपद है x² + 3x + 1, ठीक है, इसमें चर कौन है, x है, यहां पे भी चर है, तो हम एक चर वाला ही केवल पढ़ रहे हैं अभी, हमें एक चर वाला पे ही ध्यान देना है, एक चर वाला ही पढ़ना है हमको यहाँ पे बहुपद में। तो अगर मैं कहूं इसमें चर x है तो इसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको दर्शाएंगे किससे, p ऑफ x, इसको पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x। लेकिन कभी कभी कई बहुपद साथ लिखने पड़ते हैं, तो क्या करेंगे, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, जो भी मन कहे आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, यह बहुपद को दर्शाने के क्या हैं, प्रतीक हैं। यह बहुपद को दिखाने के क्या हैं, प्रतीक हैं। अगर y में बहुपद होता y² + y + 1, तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं, तो इसे लिख देते हैं p ऑफ y, यानी कि यह है y का बहुपद है, y का बहुपद है। अब कभी कभी दे देता है कि मान लीजिए y = 1, y = 1 रखकर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का क्या बताइए, मान बताइए। तो अगर आपको y = 1 रखना तो यहीं पर रख दीजिए p ऑफ 1। अब जहां जहां y है वहां वहां 1 रखा जाएगा तो बहुपद का मान निकल आएगा 1 पर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1, y का, यहाँ y² है तो 1 की पावर 2, और यहाँ पर y है तो ये 1 रहेगा, और +1, 1 का वर्ग 1 होता है, +1 + 1 = 3 आ जाएगा। यानी बहुपद का मान y = 1 पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से बहुपद का मान निकालते हैं, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल समझिएगा बहुपद का मान। फिर से समझिए, तो बहुपद में जो चर होता है, अगर उसकी वैल्यू देकर कहता है बहुपद का मान बताइए, तो उस चर को हटाकर वही वैल्यू स्थापित करते चलते हैं, रखते चलते हैं, तो बहुपद का मान निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख देता हूं, एक बहुपद है 4x² + 3x + 2, यह मेरे पास एक बहुपद है। मैं इसका नाम रख सकता हूं p ऑफ x, यानी बहुपद ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का बहुपद, x का बहुपद। मैं कहूं x = 2 रखिए, x = 2 पर, x = 2 पर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान। ठीक है, देन p ऑफ 2 निकाल लेंगे, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे, तो 4 × 2 का वर्ग + 3 × 2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 2 दूना 4 + 3 दूनी 6 + 2, 4 चौके 16 + 6 + 2, और यहाँ 16 6 24, 24 2 26, यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी 16 6 22 होगा, 22 2 24 होगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो यह हो गया 24 इसका मान, किस, x = क्या पर, 2 पर। अब इसी प्रकार आपको 2 रखवा सकता है, 3 रखवा सकता है, 4 रखवा सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। जो चर की वैल्यू रहेगी वहां पे चर को हटाकर वही वैल्यू रख देंगे, बहुपद का मान निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से बहुपद का मान निकलवा सकता है। बहुपद के शून्यक पर बात करनी है। अब देखिए, हमें मूलतः बहुपद के शून्यक पर बात करनी है, तो हमें रैखिक बहुपद की बात करनी होगी, द्विघात बहुपद की बात करनी होगी, और त्रिघात बहुपद की बात करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर बात करते हैं।
अगर मैं कहूं रैखिक बहुपद में जो शून्यक होगा, अब शून्यक होता क्या है इसके बारे में हल्का सा बात करते हैं और डिटेल में बात करेंगे आगे। देखिए शून्यक क्या होता है, इसे बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। हीरोज नहीं, जीरोज। तो किसी बहुपद में आपको क्या मिलेगा? चर और अचर मिलेगा। तो चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो बहुपद का मान क्या हो जाए? तो चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। जैसे आपको मैं एक बहुपद लिख के दूं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहां पे अगर एक्स बराबर आप एक रख दें, एक्स बराबर कितना रख दें? एक, तो पी ऑफ वन कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो एक का वर्ग करेंगे माइनस वन, एक का वर्ग एक रह जाएगा, माइनस वन करेंगे आप जीरो हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ वन पर जो बहुपद का मान हो जा रहा है वह शून्य हो जा रहा है, इसलिए यक्स बराबर एक बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। और समझिए थोड़ा सा, यहां पे मैं रख दूं पी ऑफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस चार। अगर मैं यहां पे रख दूं यक्स बराबर दो, यक्स बराबर दो, देन पी ऑफ टू कितना आ जाएगा? तो दो का वर्ग माइनस चार, दो का वर्ग करेंगे तो चार, चार माइनस चार बराबर जीरो। यानी इस बहुपद में अगर यक्स बराबर दो रखा जाए तो बहुपद का मान क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। बहुपद का मान क्या हो जा रहा है? शून्य। तो ऐसे जब हम यक्स की वैल्यू टू रख रहे हैं तो यह बहुपद का मान शून्य कर दे रहा है, तो किसी बहुपद में कोई और शून्य करेगा, जो शून्य कर देगा, जो मान उसके शून्य कर देंगे उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम बहुपद का शून्य कहेंगे। क्या? यक्स माइनस टू रखने पर क्या होगा? यक्स बराबर माइनस दो रखिए तो पी ऑफ माइनस टू, यहां पे रखेंगे तो माइनस टू का होल वर्ग माइनस चार, और किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो वह धनात्मक हो जाती है, तो दो दूना चार और माइनस चार, और यह घटेगा तो जीरो। यानी यक्स बराबर माइनस दो भी बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। यक्स बराबर माइनस दो भी बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। तो किसी बहुपद में चर के वे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा नंबर आ गए हम लोग? सातवें पर। बहुपद के शून्यक अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? जीरोज ऑफ, देखिए जीरोज में शायद मैंने ईएस नहीं लगाया था, लगा लेंगे आप लोग। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नॉमियल, ठीक है। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे किसी बहुपद में चर के वे मान जो बहुपद के मान को, अब बहुपद के मान कैसे निकालते हैं? आपने अभी सीखा था ना बहुपद का मान निकालना। जो चर का मान रख देंगे वह पूरे, जो चर हटाते रहेंगे मान रखते रहेंगे, वह जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही चर का मान कहलाएगी। तो चर के वे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दें, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे किसी बहुपद में चर के वे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ग्राफ की बात करनी है, थोड़ा सा केवल नोट के तरीके में लिख लीजिए स्टार बनाकर। तो अगर मैं बात करूंगा रैखिक बहुपद, क्लास 9th में आपने रैखिक बहुपद का ना ग्राफ खींचा था। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ था? सरल रेखा। रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा यह कैसे होता है बता दिया जाएगा आपको, पहले जान लीजिए। द्विघात बहुपद का
आपको केवल रैखिक और द्विघात जानना है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या प्राप्त होता है? परवलय। परवलय या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अगर रैखिक बहुपद हो, मान लेते हैं ax प्लस बी, इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, या फिर कहीं से भी, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे द्विघात बहुपद है तो इसका ग्राफ कहीं ऐसा प्राप्त हो सकता है, कहीं ऐसा प्राप्त हो सकता है, कहीं ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो यह जो आकृति मिल रही है इस तरह से, ठीक है, यह कहलाती है, इस तरह से भी प्राप्त हो सकता था, इसे कहते हैं पैराबोला, यानी कि परवलय कहते हैं। क्या वो कहते हैं? परवलय। ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि रैखिक, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परवलय प्राप्त होता है। ठीक है, अगर एक नंबर में बहुविकल्पी में कभी पूछ दिया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है शून्यकों की। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध मिलते हैं अब अगले वीडियो में, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी इस तरह से। तो अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे की जो बात है हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।